हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के चरण पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज का ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर सीटेट के एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बाल विकास के चरण आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रसव पूर्व अवस्था, यानी जिसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सभी को एक एक करके इनकी सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो है अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं बाल विकास के चरण। एक एक पॉइंट को समझिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले देखते हैं बाल विकास के चरण। प्रसव पूर्व अवस्था, सबसे पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि बर्थ से पहले ही जो है मानव का विकास होने लगता है अपनी माँ के गर्भ में, जिसको कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। और ये जो समय होता है वो 9 महीने से लेकर के, मतलब कि 9 महीने का समय होता है, जिसको अगर दिनों में कहा जाए तो 240 दिन का समय अप्रोक्स ये होता है। उसके बाद दोस्तों जब जन्म होता है, उसके बाद जन्म से 2 वर्ष का समय शैशवावस्था कहलाता है, जिसको इन्फेंसी कहते हैं। और उसके बाद का जो 2 से 6 वर्ष का समय है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है, अर्ली चाइल्डहुड। और उसके बाद का जो समय है वो उत्तर बाल्यावस्था, यानी मिडिल या लेट चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, और इसका समय होता है 6 से 11 वर्ष। और अंतिम जो है बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण होता है दोस्तों, वो होता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस जिसको कहते हैं, और इसका जो समय है वो 11 से 17 वर्ष तक का है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो समय की ये जो माप दिया गया है कि इतने से इतने वर्ष तक, ये अलग अलग जो है सोर्सेज में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई सारे बुक्स में, कई सारे जो है सोर्स में आपको 6 से 12 वर्ष मिलेगा, कई सारे में 6 से 11 वर्ष मिलेगा। उसी तरह ये 11 से 18, 12 से 17, 12 से 18, इस तरह के अलग अलग जो है टाइम पीरियड में मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। तो दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था जिसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, इसमें ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जन्म से पहले का विकास होता है। माँ के गर्भ में जो विकास होता है वो विकास इसमें होता है, ठीक है। तो ये जो समय होता है वो लगभग 9 महीने का समय होता है, और इन 9 महीनों में शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। तो बहुत ही तेज़ी से होने का मतलब ये है, सबसे तेज़ी से इसी चरण में होता है। अब ये विकास होता कैसे है, कहने का ये मतलब है कि जब एक बच्चा, उसका शरीर बनना स्टार्ट होता है तो वो एक पानी के बूंद जितना बड़ा होता है, ठीक है, एक छोटे तिनके जितना। लेकिन जब 9 महीने में, ठीक है, 9 महीने के अंतराल में वो लगभग 1 फुट का उसका शरीर हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि लाखों गुना उसकी वृद्धि हो गई, उसके शारीरिक विकास लाखों गुना हो गया। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि सबसे तेज इसमें विकास होता है। अब क्वेश्चन जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेजी से और सबसे ज़्यादा होता है, तो दोस्तों इसी चरण में होता है। प्रसव पूर्व अवस्था में ही शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है, ठीक है। बाकी अवस्था में धीरे धीरे जो है अवस्थाएं जब बढ़ती जाती हैं तो शारीरिक विकास धीरे धीरे कम होता जाता है, डाउन होता जाता है, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में जो है सबसे तेजी से विकास होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, एक बूंद से लेकर के 1 फुट का जब उसका शरीर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने गुना उसके शरीर की वृद्धि हो गई है। विकास जो है जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में ही शरीर का विकास होता रहता है। और शरीर के सभी अंग, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, मुंह, इन सभी अंगों का विकास इसी चरण में विकसित होते हैं, ठीक है। इसी चरण में जो इंसान का शेप या फिर किसी भी जीव जंतु का जो शेप है वो प्रसव पूर्व ही अपने माँ के गर्भ में भी बन जाता है उसका शेप। उसी तरह मनुष्य में भी जो है माँ के गर्भ में ही शेप बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप सीटेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सीटेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है,
जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा C-TET के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग शैशवावस्था में, इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी जो कि कितने समय होता है, मतलब कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष का ये समय अंतराल होता है। दोस्तों इस अवस्था में शारीरिक विकास पिछली अवस्था से कम गति में होता है। तो यहाँ पर जितनी भी अवस्थाओं का हम लोग यहाँ पर वर्णन करेंगे या फिर डील करेंगे उसको 3 तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रसव पूर्व अवस्था में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा फिजिकल। ठीक है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट 3 तरह से हम लोग करेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। जैसे कि ये मैंने 3 जो है चरण आपको बताए थे। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में जब मैंने पिछली क्लास लिया था तो 3 तरह का डेवलपमेंट मैंने आपको बताया हुआ था, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को मापने की कोई इकाई नहीं है। ठीक है, और माँ के गर्भ में उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना होता है ये मनोवैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं पता लगा पाया है कि होता भी है या नहीं होता है, और अगर होता है तो कितना होता है इसका पता भी नहीं चल पाया है। ठीक है, और आगे ये जो है सोशियो इमोशनल वो भी इसी तरह से कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का पता भी नहीं लगा पाया है वैज्ञानिकों ने कि होता है या नहीं होता है। तो इसमें ये नील इसको समझिए आप, और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। अब शैशवावस्था में फिर से वही देखते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। तो फिजिकल डेवलपमेंट दोस्तों यहाँ पर कम हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट घट जाता है। जितना डेवलपमेंट जो है प्रसव पूर्व अवस्था में होता है उससे कम जो है डेवलपमेंट शैशवावस्था में होता है। हर अवस्था में डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होता ज़रूर है लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास पिछली अवस्था से कम गति से होता है, परंतु यदि पिछली अवस्था को छोड़ दिया जाए, अगर जो है गर्भावस्था को अगर छोड़ दिया जाता है तो अब भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर गर्भावस्था को छोड़ दिया जाए तो शैशवावस्था में ही सबसे ज़्यादा जो है विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। तो पिछली अवस्था में संज्ञानात्मक विकास का पता नहीं चल पाया था, लेकिन इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा 0 से 2 साल तक पहुँचते पहुँचते 2 साल का होते होते उसका काफ़ी संज्ञान का विकास हो चुका होता है। आगे इस अवस्था में समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो समाजीकरण आपको पता होगा। ठीक है, तो समाजीकरण हम लोग आगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो समाजीकरण यानी कि अपने आसपास के लोगों से घुलना मिलना ही समाजीकरण है। एक तरह से आप मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार या फिर घर को कहा जाता है। घर या परिवार को प्राथमिक संस्था कहा जाता है। इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि प्राथमिक संस्था किसे कहा जाता है, समाजीकरण का। समाजीकरण की जो है प्राइमरी एजेंसी किसको कहा जाता है, तो घर या फिर परिवार अगर ऑप्शन में है तो यही राइट आंसर होगा। तो परिवार को ही प्राथमिक संस्था या फिर प्राइमरी एजेंसी कहा जाता है। उसी तरह समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट यानी कि प्राइमरी एजेंट किसको कहा जाता है, माता पिता हो जाते हैं, और उसके जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन हैं वो हो जाते हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये जो हैं प्राथमिक एजेंट होते हैं। भाई बहन ये लोग जो है समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट या प्राइमरी एजेंट कहलाते हैं। तो प्राइमरी एजेंट माता पिता भाई बहन होते हैं और प्राइमरी एजेंसी घर परिवार होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉय एज। टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं, टॉय एज शैशवावस्था को कहा जाता है, इन्फेंसी को कहा जाता है। इससे रेगुलर लगातार इससे मल्टीपल क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो सभी एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करके रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुँच जाते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड। इसका समय अंतराल कितना होता है, ये होता है 2 से 6 वर्ष का। ठीक है, नोट कीजिएगा, 2 से 6 वर्ष का समय प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है। और इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको समझिएगा। इस चरण में शारीरिक विकास की गति कम हो जाती है।
ठीक है। शारीरिक विकास की गति जैसे मैंने कहा कि 3 चरणों में इसको समझेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी गति फिर से यहाँ पर कम हो जाती है। पिछले अवस्था जो भी, मतलब कि मैंने कम कहा है, मतलब कि पिछले अवस्था से कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है समाजीकरण की मुख्य संस्था स्कूल होती है। पहला हम लोगों ने देखा इससे पहले कि समाजीकरण की संस्था क्या थी, घर थी उस अवस्था में, लेकिन यहाँ पर समाजीकरण की संस्था क्या हो जाएगी, स्कूल हो जाएगी, ठीक है। सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है वो क्या हो जाएगा, वो स्कूल हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि मुख्य संस्था, वहाँ पर प्राथमिक संस्था की बात की जा रही है, यहाँ पर मुख्य संस्था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समाजीकरण की मुख्य संस्था कौन सी है, ठीक है, समाजीकरण की मुख्य संस्था कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा स्कूल, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण के मुख्य एजेंट इसमें कौन है, मुख्य एजेंट हैं टीचर्स एंड पीयर्स। टीचर्स उसके जो स्कूल में शिक्षक होंगे वो, और पीयर्स किसको कहते हैं, उसी के उम्र के जो उसके साथ खेलने और पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको पीयर्स कहा जाता है, ठीक है। उसके जो दोस्त होंगे वहाँ पर जो उसके साथ पढ़ते हैं या फिर उसके साथ जो खेलते हैं उनको पीयर्स कहा जाएगा। तो पीयर्स ये वर्ड आपको अक्सर अभी इसमें CDP में सुनने को मिलेगा, तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था को प्ले एज कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्ले एज। पहले वाले अवस्था को टॉय एज कहा जाता था क्योंकि वो सिर्फ खिलौनों से खेलता था। 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो सिर्फ खिलौनों से खेलता है, उसके आस पड़ोस के दोस्त नहीं होते हैं, वो सिर्फ खिलौने ही उसके दोस्त होते हैं, सिर्फ खिलौनों से खेलता है, इसलिए उसको टॉय एज कहते हैं। लेकिन जब वो 2 से 6 वर्ष के बीच का समय में जब आता है, जब वो अपने घर से बाहर निकलता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती करता है, अपने स्कूल में जाता है, स्कूल के बच्चों से दोस्ती करता है, तो वो क्या करता है, उन बच्चों के साथ भी खेलता है, खिलौनों के साथ भी खेलेगा और बच्चों के साथ भी खेलेगा, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ खेलेगा। तो इसको प्ले एज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, इसको प्ले एज कहा जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था को प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो आने वाली जो अवस्था है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो उत्तर वाले अवस्था है उसको गैंग एज कहा जाता है, इसी वजह से इसको प्री गैंग एज कहा जाता है। इस गैंग एज से पहले का समय प्री गैंग एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में भाषा का विकास की गति सबसे तेज होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस अवस्था में सबसे तेज़ी से होता है, सबसे स्पीड, ठीक है, हाईएस्ट स्पीड कब होती है, तो इसी अवस्था में होती है, प्रारंभिक वाले अवस्था में। अगर इस अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास कमज़ोर रह गया तो वो अपने जीवन भर उसके जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इस वजह से पेरेंट्स को और टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि इसी अवस्था में जो है बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे तेज़ी से होता है। सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण इसी अवस्था में होती है, ठीक है। समाजीकरण की ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है बच्चों को अपने दोस्त जो होते हैं, उनके पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, उनके साथ घुलने मिलने दिया जाना चाहिए। अगर उनको रोक टोक किया जाता है तो इन बच्चों का समाजीकरण जो है आगे चल के डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि मिडिल या लेट चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था को देखते और समझते हैं कि क्या होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास धीमी गति से होता है, ठीक है। शारीरिक विकास कैसे होता है, धीमी गति से, यानी पहले वाली अवस्था की तुलना में शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास की गति पहले अवस्था में जो है संज्ञानात्मक विकास की गति बढ़ी थी, लेकिन अब जो है और बढ़ जाती है इसकी संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें समाजीकरण कैसे होता है, समाजीकरण की ये भी मुख्य संस्था कहलाती है, ठीक है। और जो मेन एजेंट हैं, इसमें मेन एजेंट कौन होंगे, टीचर का इंपॉर्टेंस इसमें कम हो जाता है, ठीक है। टीचर का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें बच्चे टीचर को कम इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, और पीयर ग्रुप्स के जो बच्चे होते हैं, जो उनके साथ वाले सपाटी होते हैं या फिर साथ में खेलने वाले बच्चे होते हैं, जो पीयर ग्रुप्स के लोग हैं, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। अब फिर है यहाँ पर दोस्तों परमानेंट फ्रेंडशिप सेम जेंडर के साथ। तो यहाँ पर परमानेंट फ्रेंडशिप होने लगती है जो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रेंडशिप होता है वो परमानेंट होता है। अब बच्चे ऐसे दोस्त बनाने लगते हैं
जो लाइफ टाइम उसके दोस्त रहने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों से वो दोस्ती करने लगते हैं जो लाइफ टाइम तक उसके दोस्त रहेंगे। लेकिन ये दोस्ती कैसे होगी? सेम जेंडर में होगी। इससे पहले की अवस्था में क्या होगा कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, एक बॉय है, वो बॉय और गर्ल, ठीक है, बॉय और गर्ल दोनों से दोस्ती करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एक बॉय है तो उसकी दोस्ती बॉय से ही होगी, अगर एक गर्ल है तो वो गर्ल से ही दोस्ती करेगी। वो डिफरेंट जेंडर से दोस्ती करने में कतराते हैं और अपने सेम जेंडर से ही वो लोग दोस्ती करते हैं, लेकिन सभी से नहीं। वो क्लास में, कक्षा में मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो वो 3 या 4 या फिर 5 बच्चों से ही अच्छी तरह से दोस्ती करेगा, जिससे वो जो है लाइफ टाइम उससे दोस्ती रहने वाली है। इस तरह से ये गुण इसमें विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वाली अवस्था को प्री गैंग एज कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? गैंग एज। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग किशोरावस्था में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न इसी अवस्था से बन जाते हैं, एडोलेसेंस। और ये जो है बाल विकास का सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है एडोलेसेंस। क्यों है, आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। ये जो शारीरिक विकास, इसकी शारीरिक विकास की गति फिर से बढ़ जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो है गर्भावस्था के दौरान सबसे तेज़ी से शारीरिक विकास होता है, ठीक है। उसके बाद फिर शारीरिक विकास की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इस स्टेज में पहुंच के शारीरिक विकास, शरीर के अंदर का और बाहर का विकास जो है बहुत ही तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होता है। तो ये एक ऐसा उम्र के उस पड़ाव पर बच्चे पहुंच जाते हैं जहां शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं शरीर के अंदर। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग दिखाई देने लगते हैं। उनकी आवाज़ बदल जाती है, जैसे कि लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। ये सभी जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होते हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग शेप में चेंज होने लगता है और लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जो कि बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा होता है। यानी इसी स्टेज में बच्चों की जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, जो थिंकिंग लेवल है वो एकदम हाईएस्ट हो जाती है, सबसे ज़्यादा। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये कहा है पियाजे ने, ठीक है। एक एक चीज़ मैं मेंशन करते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो पियाजे ने कहा है कि इसी अवस्था में जो है संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा होता है। थिंकिंग लेवल और थिंकिंग पावर जो है इस अवस्था में सबसे तेज़ी से बढ़ता है। और आगे देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सामाजिकरण की अगर बात की जाए तो सामाजिकरण केवल पीयर ग्रुप्स के साथ होता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स, भाई बहन और टीचर्स, इन सबको जो है किशोर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पीयर ग्रुप्स। इसमें पीयर ग्रुप्स का ही जो है महत्व जो है होता है। और हार्मोनल चेंज की वजह से सांवेगिक उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में पहुंचने पर जो एक बालक होता है वो सांवेगिक रूप से, ठीक है, इमोशनल रूप से बहुत ही उतार चढ़ाव उसको जो है उसमें दिखने लगता है एक बच्चे में, ठीक है। बहुत जल्दी उसका नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना या फिर खुश हो जाना, ये जो सांवेगिक उतार चढ़ाव है बहुत ही जल्दी उनमें बदलता हुआ दिखाई देगा और उनमें ये उतार चढ़ाव जो है बहुत तेज़ी से होने लगता है। अब दोस्तों इसको जो है किशोरावस्था को ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट कहते हैं। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक चाइल्डहुड और एडल्ट, ठीक है, जो 17 या 18 साल के बाद जो है बच्चे एडल्ट कहलाने लगते हैं। तो एडल्ट होने और बाल्यावस्था और एडल्ट के बीच का ये जो ब्रिज का काम करता है, ठीक है, ये जो किशोरावस्था है वो ब्रिज का काम है, ब्रिज का काम करता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक बच्चे और बड़े होने के बीच की स्थिति है। इस वजह से इसको ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट कहा जाता है। अब इसको दोस्तों एक और नाम से बुलाया जाता है, एक और सेंटेंस इसके लिए दिया गया है, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तूफान एवं तनाव की स्थिति, तनाव एवं तूफान की स्थिति। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। इसको भी नोट करके रख लीजिएगा और इससे भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो है किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। और इसको आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था किसने कहा है? एरिक एरिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा हुआ है। आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था जो है एरिक्सन ने कहा हुआ है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सारे स्टेजेस को, हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमने देखा प्रीनेटल पीरियड देखा, हम लोगों ने इन्फेंसी देखा, अर्ली चाइल्डहुड देखा, लेटर चाइल्डहुड देखा, और उसके बाद एडोलेसेंस के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। तो सारे के नोट्स बना दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर कर दीजिएगा। रेगुलर इस तरह के क्लास आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।